हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपको ज़रूरी सूचना दे रहे हैं कि अगर आप डेली क्विज अटेंड करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न या इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिल जाएंगे वहाँ पर यूजीसी नेट और पीजीटी के लेवल दोनों के हिसाब से। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज लाइव होता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी स्वरूप है निकाह, मुता, मेहर, पर्दा। तो यह कहीं कहीं मुता लिखा रहेगा, कहीं कहीं मुता, और इसे अस्थायी मैरिज भी कहते हैं, अस्थायी। तो इन स्वरूपों के नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। तो जो मुस्लिम समाज है उसमें विवाह को एक संविधा के रूप में देखा जाता है। यह इसलिए अस्थायी रूप से विवाह संबंधों की स्थापना की जाती है। इसमें जो है 3 प्रकार के विवाह होते हैं। एक निकाह होता है, निकाह जो है परमानेंट मैरिज कहा जाता है, अर्थात अस्थायी विवाह। मुता जो होता है टेम्परेरी, और तीसरा होता है फासिद विवाह। फासिद विवाह जो होता है वह कुछ वर्षों के लिए होता है और उद्देश्य पूर्ति के बाद फिर वो हो जाता है। तो फासिद जो विवाह है, इसमें जब कठिनाइयाँ होने लगती है तो व्यक्ति आपस में तलाक कर लेते हैं। और दूसरा, जैसे इसलिए भी फासिद विवाह कहा जाता है कि अगर गैर ही मुस्लिम लड़की या लड़का होते हैं या मूर्ति पूजक होते हैं, तो ऐसे में जब धर्मांतरण कराकर विवाह कराया जाता है तो उसे फासिद विवाह के रूप में भी देखा जाता है। और एक होता है बातिल विवाह, वह भी गैर कानूनी या शून्य विवाह कहलाता है, जिसमें दोनों पक्षों का कोई भी नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अगला है मुता विवाह प्रचलित है अशरफ में, सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में, या सुन्नी या शिया दोनों में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यह होगा शिया मुसलमानों में मुता विवाह प्रचलित है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? मुता, फासिद, जिहर, बातिल। तो जिहर जो है वह मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है, जबकि मुता अस्थायी विवाह होता है। फासिद विवाह या किसी अन्य धर्म या किसी कठिनाई की वजह से भी हुआ विवाह, फसाद या विवाद के अंतर्गत हुआ, जिसमें तलाक जल्दी से हो जाता है, उसे फासिद विवाह कहते हैं। और बातिल विवाह जिसमें किसी को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त होती है, अर्थात नागरिकता का अधिकार नहीं प्राप्त होता है किसी को भी उस देश का, तो वहाँ पर बातिल विवाह होता है। अगला है मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या नाम से जानते हैं? मुबरत, खुला, इला, या तलाक़े अहसन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुबरत। क्या? मुबरत। तो इनमें कितने 3 प्रकार के तलाक मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें एक तलाक होता है जिसके अंतर्गत तलाक़े अहसन, तलाक़े हसन या तलाक़े उल विद्दत होता है, और एक होता है जो तलाक़े हसन और तलाक़े उल विद्दत होता है। 3 तलाक का प्रकार है जो तलाक कहकर तलाक देते हैं। और इसके अलावा इला जो है, इसमें पति एक कसम खाकर 4 महीने तक पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता है, तो इस अवधि के समाप्त होने तक के बाद तलाक की रस्म पूरी की जाती है। और तलाक़े जो हसन है यह 3 तलाक का एक टाइप है। और इसके अलावा जो खुला है, इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव जो है पत्नी के द्वारा रखा जाता है, अर्थात इसमें ऐसी स्थिति में पत्नी यह आश्वासन देती है कि वह मेहर की राशि जो होती है वह नहीं लेगी और किसी अन्य रूप से क्षतिपूर्ति नहीं करेगी, अर्थात केवल उसे तलाक चाहिए। अन्यथा अदर जो है उसमें मुबरत या अन्य जो तलाक के वो हैं उसमें निर्वाहिका या जो है मेहर की रकम पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है हर जाने के रूप में। अगला है एक पत्नी
को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। वधू मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, मेहर। मेहर जो होता है, मेहर का निर्धारण के कुछ नियम होते हैं वहाँ के सामाजिक कानून के रूप में। वह ऐसा धनराशि होता है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है तथा भविष्य में उसे भुगतान करने का वादा किया जाता है। कहीं कहीं पे इसका तत्काल भुगतान कर दिया जाता है। अगर अरबी शब्द में मेहर का तात्पर्य जो है वह कन्या मूल्य या ब्राइड प्राइस से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, वधू द्वारा वर को, या वर द्वारा वधू को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, वर द्वारा वधू को मेहर का भुगतान करना होता है। अगला है, मुस्लिम विवाह है एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह जो है एक समझौता होता है। अगला है, किस धर्म में विवाह को एक संविधा माना जाता है? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी या हिंदू। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा इस्लाम धर्म में इसे समझौता माना जाता है विवाह को। जो मुस्लिम विवाह होता है या निकाह होता है वह स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला एक समझौता है जिसका उद्देश्य केवल परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चों को जन्म देना और उन्हें वैधता प्रदान करना होता है। मुस्लिम विवाह का कानूनी अनुसार से विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया बिना शर्त की संविधा है जिसका उद्देश्य, मुस्लिम विवाह कानून का कहना क्या है कि जो मुस्लिम विवाह है वह स्त्री पुरुष के बीच किया गया एक अनुबंध या संविधा है जिसका उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति और बच्चों को वैध रूप प्रदान करना होता है। इसके अलावा हेदया नामक जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने मुस्लिम विवाह को एक समझौता कहा है जिसका यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनके उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना, यह इसका है हेदया ने परिभाषित करते हुए यह कहा है। अगला है, कास्टा शब्द कास्टा किस भाषा से का है? पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन या लैटिन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। कास्टा अर्थात कास्ट पर जो जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द में कास्टा से संबंधित माना जाता है। कास्टा का अर्थ प्रजाति अथवा प्रजाति भेद से है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह भी पूछा जाता है, ग्रेसिया डी ओरोटा। ग्रेसिया डी ओरोटा ने प्रजाति विभेद में के लिए किया था और अबे डुबॉय जो है इन्होंने भी कास्ट शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रजातियों को स्पष्ट करने के लिए किया। इसके अलावा भारतीय जाति व्यवस्था में इसका संबंध प्रजाति भिन्नता से नहीं बल्कि सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नांकित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? तो यह एक मोस्ट परिभाषा के रूप में है। तो आर के मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार या ए.आर. देसाई। तो डी.एन. मजूमदार जो है वह जाति को एक बंद वर्ग के रूप में देखते हैं, वहीं जो मैक्स वेबर है वह बंद समुदाय के रूप में देखते हैं। इसके अलावा फुले का एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि उन्होंने कहा कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। तो ये सब कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है, किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं? एन के दत्त, जी एस घुरिये, सी एच कुले, एस एच रिजले। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पूछा है कोई वर्ग जब दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। यह सी एच कुले का कथन है, यह भी कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, एक हिंदू परिवर्तित नहीं कर सकता है, वह है क्या है? पैतृक घर, वर्ण, जाति या धर्म। तो जाति जो है जन्म से आधारित होता है, इसलिए एक हिंदू उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही उसका हमेशा जीवन से लेकर मरने तक रहता है।
अगला है, किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राम मनोहर लोहिया, B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी? तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इन्होंने कहा कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, अर्थात प्रत्येक राजनीतिक समूह में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि आज भी आप लोग देखते होंगे, जहाँ जिस कास्ट या जाति के वो नागरिक ज़्यादा हैं या वोटर ज़्यादा हैं, वहाँ उसी कास्ट से संबंधित जो है वहाँ कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, अर्थात राजनीति में जाति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीतिक कैंसर की संज्ञा दी है? तो किसने जाति को राजनीति में कैंसर कहा है? A.R. देसाई, D. गाडगिल, L. मिलब्राथ या आंद्रे बितई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, गाडगिल द्वारा इन्होंने जो जाति को राजनीति का कैंसर कहा है। इनके अनुसार जो जाति होती है वह राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधक बनती है। वहीं रुडोल्फ ने भी राजनीति विकास, आधुनिकीकरण एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक बताया है। जस्ट इसके अपोजिट किसने कहा है? रुडोल्फ ने कहा कि जो जाति है वह राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऐसा किसका मानना है? रुडोल्फ का। अगला है, किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? भीमराव अंबेडकर, S.C. दुबे, S.R. देसाई, M.N. श्रीनिवास? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जाति एक मूलतः मानसिक दशा है, यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों से बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने कहा जो जाति है उसे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया गया है, और अंतर्विवाही जो होता है वह जाति की एक कार्यप्रणाली मानते हैं, जिस कारण जाति बनी हुई है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि अंतर्विवाह की जगह अंतर जाति विवाह एक कारगर उपाय के रूप में मानते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। जस्ट इसके अपोजिट किसका विचार था? महात्मा गांधी जी जो है, इसके अपोजिट इनका विचार था। वह जाति व्यवस्था को एक स्तरीकरण का साधन देखते हैं, और वे जाति व्यवस्था को की बुराइयों को दूर करना चाहते थे, न कि जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। जबकि भीमराव अंबेडकर जी जाति व्यवस्था को पूर्णतया खत्म करना चाहते थे। अगला, जाति व्यवस्था का आधार है धर्म, कर्म, जन्म, सामाजिक संगठन। तो जाति व्यवस्था का जो आधार होता है वह जन्म होता है या प्रदत्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो प्रतिबंध भी पाया जाता है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होता है, यह भी पाया जाता है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, यह भी जाति के संदर्भ में सही है। जबकि जाति व्यवस्था का संस्करण नहीं पाया जाता है, यह कथन गलत है। इसलिए यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा जी होगा। इसके अलावा जाति व्यवस्था में एन.के. दत्त के अनुसार उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था में अन्य कई विशेषताएं हैं, जैसे जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है, जाति के जो सदस्य हैं अपनी ही जाति में खान पान करते हैं, जबकि यह अलग अलग जातियों में सामान्य प्रकृति की नहीं होते हैं। अर्थात जो सबसे बड़ी जाति होती है वह अपने से नीची जातियों के अंतर्गत नहीं खाती है, अर्थात प्रतिबंधित रहता है। लेकिन जो नीची जातियां हैं वह सबके यहाँ खाती पीती हैं। अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं, और जातियों के संस्करण पाया जाता है, जिसमें सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्रदान है और सबसे निम्न शूद्रों को कहा जाता है। और जाति के नियमों का उल्लंघन करने में जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है, ऐसा कई विचारकों का मानना है। अगला, G.S. घुरिये के अनुसार कौन से जाति की विशेषता नहीं है? संस्करण, विवाह प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास। तो जो है यहाँ पर जो घुरिये के अनुसार राइट आंसर सी हो जाएगा। इन्होंने व्यवसाय के प्रतिबंध, चुनाव का अभाव की चर्चा नहीं की है।
इन्होंने जो बताया है, पहला इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था समाज का खंडनात्मक विभाजन करता है। दूसरा, संस्तरण हायरार्की पाई जाती है, अर्थात उच्च और निम्न पद क्रम पाया जाता है। तीसरा, इन्होंने खान पान सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, अर्थात खान पान के साथ साथ में उठना बैठना भी प्रतिबंधित होता है। नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं का विशेषाधिकार होता है। व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर नियंत्रण होता है। वहीं विवाह भी प्रतिबंधित रहता है, अर्थात अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना पड़ता है। तो यह घुरिये के अनुसार 6 विशेषताएं थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते हैं? जी.एस. घुरिये, पी.एच. प्रभु, जे.एच. हट्टन या एस.सी. दुबे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा जी.एस. घुरिये हैं, जिन्होंने जाति को पूर्णतया एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं माना है। इन्होंने अपनी जो शोध थी कि जाति का निर्जातीय सिद्धांत के आधार पर 1932 में अपनी पुस्तक भारत में जाति और प्रजाति प्रकाशित किया था। उसमें इन्होंने बताया है कि जाति की उत्पत्ति लेकर कोई भविष्य या विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जाति जो है एक जटिल प्रघटना है, या कोई निश्चित सामान्य इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, ऐसा घुरिये कहते हैं। उन्होंने अपने शोध में 6 प्रकार की विशेषताओं की चर्चा की है, जिसे हम पीछे देख चुके हैं। तो इन्होंने कहा जो जाति की प्रघटना है यह और भी कई जगह देखी जाती है। अगला जाति की परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति एक बहिर्विवाही समूह है। जाति एक भूभागी समूह है। तो जाति एक बंद वर्ग है या मजूमदार एवं मदान से संबंधित परिभाषा है। इसके अलावा अन्य परिभाषाएं हैं। बंट जैसे अपनी पुस्तक द कास्ट सिस्टम इन नॉर्थर्न इंडिया में यह परिभाषित करते हुए कहा कि जाति जो है एक अंतःविवाही समूह है या समूहों का संकलन है, जिसका सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिकता पर आधारित होती है, जो सामाजिक संपर्क क्षेत्र में सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है और इसके सदस्य या तो सामान्य परंपरा व्यवसाय करते हैं या किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इसमें समरूपता पाई जाती है, अर्थात एक समरूप रूप से समुदाय में जो है मान्यता प्राप्त होती है। यह किसने कहा है? बंट। इसके अलावा मजूमदार एवं मदान की जो पुस्तक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है। इस आधार पर जो है यहाँ पर दोनों विकल्प सही होंगे कि बंट ने माना है उसे अंतर्विवाही समूह, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है इसे जो आयोग ने माना है जाति एक बंद वर्ग है, इसे राइट माना है। लुईस ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर सत्यापित किया है? सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा पवित्र एवं अपवित्रता का द्वंद्वात्मक विरोध है, जो है लुईस ड्यूमा मानते हैं। ड्यूमा जो जाति प्रथा की असमानता के आधार पर इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि जो लोग पवित्र हैं, जो लोग उच्च स्थिति में हैं वह लोग पवित्र माने जाते हैं और जो निम्न है उन्हें अशुद्ध या शुद्र या अपवित्र माना जाता है। इन्होंने जाति सोपान को पवित्र अर्थात शुद्धता, अपवित्र अर्थात अशुद्धता के विचार के रूप में देखा है। इन्होंने कहा कि भारतीय जो समाज स्थिर इसलिए रहा है क्योंकि इस समाज के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है परंतु समाज का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो समाज के अंदर कई नियमों कानूनों में परिवर्तन हुआ, लेकिन समाज का जो है पूर्णतया परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा लुईस ड्यूमा का मानना है। अगला है निम्नलिखित में से किसने शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना की है? योगेंद्र सिंह, लुईस ड्यूमा, आंद्रे बतई, टीके उमर। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस ड्यूमा। अगला है निम्नलिखित में किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? तो जाति समाज के रूप में समझा भीमराव अंबेडकर, लुईस ड्यूमा, आंद्रे बतई, टीपी मुखर्जी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा लुईस ड्यूमा।
लुईस ड्यूमो ने कहा है कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध संस्करण व्यवस्था को परिचालित करता है। संस्करण पवित्रता एवं अपवित्रता पे आधारित है। जो पवित्र हैं उन्हें उच्च स्थान की प्राप्ति हुई है, जो अपवित्र हैं उन्हें निम्न स्थान की प्राप्ति हुई है। अगला है सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः कौन संबंधित है? AR देसाई, लुईस ड्यूमो, मैकिम मैरियट या MN श्रीनिवास। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सामाजिक परिवर्तन में कितने अपनाया है? तो यह लुईस ड्यूमो है। अगला है भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? L लुईस ड्यूमा, D हार्डी मैन, भीमराव अंबेडकर या MN श्रीनिवास। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। भारतीय जाति व्यवस्था ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल एकात्मकता या सॉलिडिटरी की अवधारणा जो है MN श्रीनिवास ने प्रतिपादित किया है। इन्होंने कहा कि सभी जातियों के जीवन स्तर में उच्चतम से निम्नतम क्षेत्र में स्थानीय संस्कृति कुछ समान तथ्यों को देखा जाता है। किस प्रकार ब्राह्मण और हरिजन की क्षेत्रीय बोली, सामान्य भाषा, कुछ सामान्य देवी देवताओं में विश्वास होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की एकता के रूप में ऊर्ध्वाधर एकात्मकता पाई जाती है। क्षैतिज एकात्मकता ऊर्ध्वाधर एकात्मकता के विपरीत होती है। क्षैतिज एकात्मकता के अनुसार जो होता है, एक जाति के सदस्य अपने क्षेत्र में और भाषा के बिना विचार किए धार्मिक क्रियाकलापों, विश्वासों और परंपराओं आदि को समझता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।